हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब बढ़िया होंगे। तो आज शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों नेशनल इनकम की रिवीजन। यस, जिसका आपको बहुत टाइम से वेट था कि नेशनल इनकम रिवीजन कब होगी, आज शुरू करने जा रहे हैं। तो नेशनल इनकम रिवीजन कैसे होगी, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होगा। दोस्तों नेशनल इनकम में आपके टोटल 4 चैप्टर डिवाइड किए हुए हैं यूनिट में। चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4, बहुत सारी बुक्स में 4 चैप्टर ही डिवाइड किए हुए हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2 जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं वो सबसे पहले करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 एंड 4 जो न्यूमेरिकल्स चैप्टर है वो सेकंड पार्ट में करेंगे। तो 2 पार्ट में रिवीजन करेंगे। और जितने भी कंसेप्ट्स आपको पहले आते थे, अब आप भूल गए या आपको एक बार रिवीजन की जरूरत है, वो आज की क्लास में आपके हो जाएंगे। बच्चे बोलते हैं सर एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, सब याद आ जाएगा मुझे, अच्छे से हो जाएगा मेरा नेशनल इनकम या कोई भी चैप्टर। तो वही बात जो है ना कि आप खुद से रिवाइज करें और एक आपको क्लास मिल जाए, बहुत फर्क होता है। क्लास देखने से आपको फटाफट से रिवाइज होता है, रिकैप हो जाता है माइंड में कि हाँ ये था। तो नेशनल इनकम की रिवीजन को हम 2 पार्ट में कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको थ्योरी, चैप्टर 1, चैप्टर 2। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम प्रैक्टिकल। जितने भी मैथड्स थे, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के लिए इनकम मैथड था, वैल्यू बजट था, एक्सपेंडिचर मैथड था, सारे मैथड्स फिर से आपको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी सिखाऊंगा वापस से कैसे करना। सब कुछ जो आपको याद होना चाहिए इस समय पर, वो आपको सब याद हो जाएगा। क्योंकि आपके साथ क्या होता है, बच्चों बच्चों के साथ क्या होता है हमें पता है कि बच्चे खुद से रिवीजन जब करते हैं ना, सेल्फ स्टडी करके, कुछ चीजें याद नहीं आ पाती, टीचर का सपोर्ट चाहिए होता है। तो वो सपोर्ट सारा आपके पास है। आप इस क्लास को देखो, जितने भी कंसेप्ट्स हैं सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। कंडीशन है कि क्लास को बहुत ध्यान से सुनना है, मैं कोई कंसेप्ट छोड़ूंगा नहीं, सारे कंसेप्ट्स को कवर करूंगा। रिवीजन का मतलब क्या होता है कि कंसेप्ट्स को याद दिलाना है, समझ रहे हो। अब पहले बेसिक से स्क्रैच से शुरू करना है, वो तो इस क्लास में रिवीजन में आप नहीं कर सकते। आप यहां पे क्या करोगे, नेशनल इनकम एक बार पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। उसके बाद रिवीजन के लिए आप ये वीडियो को देखो, सारे कंसेप्ट्स बराबरी से अच्छे तरीके से आपको याद आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए नेशनल इनकम रिवीजन। सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, देन पढ़ेंगे बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, देन पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, न्यूमेरिकल्स। आइए दोस्तों शुरू करते हैं नेशनल इनकम को। सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अब याद दिलाते हैं आपको। तो सबसे पहली बात, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या था। इसके लिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारी कंट्री के अंदर सेक्टर्स कितने होते हैं और हमारे सिलेबस में कितने सेक्टर मॉडल सिलेबस में है। तो टोटल 4 सेक्टर हमारे पास थे, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हमने किया था वो 2 सेक्टर मॉडल में किया था, याद है, 2 सेक्टर मॉडल। अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो क्या करते थे हम फेजेस एक्सप्लेन करते थे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को दोस्तों हमने 3 फेज में डिवाइड किया था, फेज 1, फेज 2, फेज 3। आइए आपको याद दिलाता हूं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हमने 3 फेज में डिवाइड किया था। सबसे पहला फेज था बेटा प्रोडक्शन फेज। सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, क्योंकि बिना प्रोडक्शन के इनकम जनरेट नहीं होगी। तो सबसे पहला फेज था दोस्तों प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज में इनकम का जनरेशन हुआ था। प्रोडक्शन फेज में इनकम का जनरेशन हुआ था। इनकम जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, जिसे हमने बोला था डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जो इनकम जनरेट हुई थी वो कैसे हुई थी दोस्तों, इनकम जनरेट जो हुई थी वो प्रोडक्शन करने से हुई थी। और प्रोडक्शन किसने किया था, प्रोडक्शन फर्म्स ने किया था। और फर्म्स ने प्रोडक्शन तो किया था, पर फर्म ने प्रोडक्शन कैसे किया था, हाउस होल्ड्स की मदद ली थी। फर्म्स ने हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर किए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब एक बात बता, फर्म्स ने हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर कर लिए, क्या उन्हें रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किसका, रेंट का, वेजेस का, इंटरेस्ट का, प्रॉफिट का, किसको, तो बेटा हाउस होल्ड सेक्टर को फर्म ने फैक्टर पेमेंट कर दी है। कहां से करी है, जो यहां पर इनकम जनरेट की है उससे इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी, उनको ऑब्वियस देना चाहिए। अब हाउस होल्ड के पास इनकम तो आ गई, अब हाउस होल्ड इस इनकम का क्या करेंगे, ऑब्वियस हाउस होल्ड को अपनी नीड्स पूरी करनी है, गुड सर्विस चाहिए, तो हाउस होल्ड इस इनकम का डिस्पोजिशन करेंगे बेटा।
या फिर आप बोल सकते हो डिस्पोजिशन फेज को एक्सपेंडिचर फेज। हाउस होल्ड क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर करेंगे। किस पे एक्सपेंडिचर करेंगे? गुड्स और सर्विस पे। तो एक्सपेंडिचर तो कर रहे हैं, गुड सर्विस तो ले रहे हैं, पर ले किससे रहे हैं? हाउस होल्ड जो गुड सर्विस ले रहे थे वो फर्म से ले रहे थे, तो ये पैसा भी किसके पास जाएगा? फर्म के पास जाएगा। तो जहां से सर्कुलर फ्लो शुरू हुआ था वहीं पे खत्म हो गया। इसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक बार फिर से, सबसे पहले प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन फेज में इनकम जनरेट हुई, इसको आप जनरेशन फेज भी बोल सकते हो दोस्तों। जनरेशन किसका हो रहा है? इनकम का। इनकम का जनरेशन हुआ, उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया किसको? हाउस होल्ड्स को, इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फिर हाउस होल्ड ने गुड सर्विस परचेज की और एक तरह से एक्सपेंडिचर कर दिया, वो पैसा वापस किसके पास चला गया दोस्तों? फर्म के पास चला गया। तो जहां से शुरू हुआ वहीं पर ही फ्लो खत्म हो गया। तो इनकम घूमती है, इसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी उसे याद करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? सबसे पहले था बेटा जनरेशन ऑफ इनकम। कौन से फेज में? इन द प्रोडक्शन फेज। उसके बाद उसी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। अब एक बात इंपॉर्टेंट यहां पे ये आती है कि हाउस होल्ड जो होते हैं वो ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब हाउस होल्ड को गुड सर्विस चाहिए, तो हाउस होल्ड ने एक्सपेंडिचर किया गुड सर्विस पे, इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पैसा पहुंच के वापस हाउस होल्ड से किसको? फर्म्स को। इसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो यहां पर टोटल 3 फेज आपने देखे बेटा, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज। प्रोडक्शन फेज में इनकम का जनरेशन हुआ, उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो उसे बोला डिस्ट्रीब्यूशन फेज। फिर हाउस होल्ड ने उस इनकम से एक्सपेंडिचर किया, पैसा वापस कहां पहुंच गया? फर्म के पास पहुंच गया। तो इसको बोलते हैं बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वेरी वेरी सिंपल। तो यहां पे 3 फेज है, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज। दैट्स इट। कितना आसान था, आपको याद आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद एक टॉपिक हमारे पास था बेटा, स्टॉक एंड फ्लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। आपको कुछ एग्जांपल दे दिए जाते हैं और बताना होता है कि ये स्टॉक है या फ्लो है। कैसे बताएंगे? सबसे पहली बात मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं, रिवीजन चल रही है। कि स्टॉक का मतलब क्या है? जो आइडल पड़ा हुआ है, स्टैटिक है, पड़ा हुआ है। या फिर हम बोलते हैं कुछ ऐसे आइटम जिनको आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो, ऐसे वेरिएबल्स जिनको आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो, उसे बोलते हैं स्टॉक। जैसे कि कंपनी की बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होती है। हम बोलते हैं कैपिटल लगाई किसी पार्टनर ने, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखी जाएगी कितनी कैपिटल लगाई। बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस है, पड़ा हुआ है, आइडल, स्टैटिक है, स्टॉक। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी भी चीजों को मेजर किया जाता है वो स्टॉक होते हैं। फ्लो क्या होता है? ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे आइटम जिनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। या फिर सेकेंड फीचर इनका क्या है कि ऐसे वेरिएबल्स जो बदलते रहते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहा, पर वीक, पर मंथ, पर डे, पर आवर के हिसाब से भी हो सकता है। जिन वेरिएबल्स को, जिन आइटम को आप कभी भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कभी भी मेजर कर सकते हो, उसे बोलते हैं फ्लो वेरिएबल्स। जैसे कि बेटा आपकी इनकम, प्रॉफिट, लॉस, प्रोडक्शन, ये सब क्या है? ये फ्लो वेरिएबल्स है। इनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनकम और वेल्थ एग्जांपल ले लो, अच्छा समझ में आएगा। आपकी इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होती है, लेकिन जो वेल्थ होती है, जो आप स्टोर कर चुके हो आपकी एसेट की फॉर्म में, वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होती है। क्योंकि वेल्थ एक बार बनती है, और बनती है जब उसे हम स्टोर कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? वो स्टॉक बन जाता है। तो बेटा प्रोडक्शन, प्रॉफिट, लॉस, इनकम, ये सब क्या है? फ्लो है। बैलेंस शीट, या फिर हम बोलते हैं कि बैंक अकाउंट के अंदर आपका बैलेंस, ये सब क्या है? स्टॉक कंसेप्ट है। कैपिटल लगा रहे हो, पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाएगी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, स्टॉक कंसेप्ट। तो एग्जांपल दिया होता है कि पानी, वाटर, अगर टैंक में है तो वो स्टॉक है, टैप से निकलता है हम फ्लो बोल देते हैं। ऐसे ही मान लीजिए मैं बोलता हूं कि आपकी कंट्री की पॉपुलेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मान लीजिए 31 मार्च 2019 में कितनी थी, तो स्टॉक कंसेप्ट है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी।
मैंने बोला कि नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2020 कितनी हुई, ड्यूरिंग 2020 में कभी भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, ऐसी चीजें फ्लो होती हैं। तो प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2020 इज फ्लो। मैंने बोला एक्टिवा, होंडा एक्टिवा का जो नंबर है गोडाउन के अंदर वो कितना है, काउंट कीजिए, तो वो स्टॉक माना जाएगा। तो कुछ ऐसे आइटम है जिन्हें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं, वो स्टॉक है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? स्टॉक जो है ना, स्टॉक के अंदर टाइम की डायमेंशन नहीं है, उसे पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किया जाएगा। लेकिन फ्लो के अंदर टाइम की डायमेंशन है, उसे पर वीक मेजर कर लो, पर मंथ कर लो, पर डे कर लो, पर आवर कर लो। तो स्टॉक जो है ना वो स्टैटिक कंसेप्ट है, लेकिन जो फ्लो है वो डायनेमिक है, बदलता रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसे बहुत अच्छे से करना इंपॉर्टेंट है। एक मार्क्स में, एक मार्क का क्वेश्चन खैर ना भी बने तो 2 मार्क में बन सकता है, इसको ध्यान से कीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो के टाइप्स की दोस्तों, तो आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दैट्स इट, तो आप फेजेस बताते हैं। अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल, तो आप रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों को बताते हैं। एक तरह से जो रियल फ्लो है और जो मनी फ्लो है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के टाइप्स होते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं कि क्या होता था रियल फ्लो और क्या होता था मनी फ्लो। सबसे पहली बात, आपके सिलेबस में 2 सेक्टर मॉडल है। सबसे पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा होता है फर्म सेक्टर, जिसे आप प्रोडक्शन सेक्टर भी बोल देते हो। तो हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर, 2 सेक्टर हमारे पास हैं जिनके बीच में हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझा सकते हैं, जिसे बोलते हैं 2 सेक्टर मॉडल का सर्कुलर फ्लो। अब एग्जांपल देता हूं। आपको पता है ना कि हाउस होल्ड जो होते हैं वो ऑनर होते हैं इसके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करता है, वो फर्म सेक्टर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है इन फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इसे बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज बोल लो या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोल लो, ये हाउस होल्ड ने दे दिए फर्म सेक्टर। अब फर्म क्या करती है, इनकी मदद से गुड सर्विस बनाती है और हाउस होल्ड को दे देती है। तो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने किसको दे दी, हाउस होल्ड को दे दी। यहां पे कहीं पर भी मैंने मनी की बात नहीं की, मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए, गुड सर्विस ली। ऐसा फ्लो कहलाता है दोस्तों रियल फ्लो, जहां पर कहीं भी मनी की बात नहीं होती। इसको आप फिजिकल फ्लो भी कह सकते हैं, ऐसा आपने सीखा है पहले। अब अगर मैं इस फ्लो के साथ मनी की बातें भी करूं, जैसे कि हाउस होल्ड ने फर्म्स को दिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आप देख पा रहे हो, अगर फर्म ने इसकी पेमेंट कर दी तो किस फॉर्म में करेगी, फैक्टर पेमेंट जो करेगी वो किस फॉर्म में करेगी, लैंड के लिए रेंट दिया जाएगा, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट। ये फर्म ने पेमेंट कर दी। अब हाउस होल्ड ने गुड सर्विस ली थी, तो हाउस होल्ड ने फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में पेमेंट कर दी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली बात है, हाउस होल्ड फर्म से गुड्स लेंगे तो पैसे तो देंगे ना। अब जो अंदर वाला फ्लो है, जो ये वाला फ्लो है, इसे बोलते हैं मनी फ्लो। अब मेरी बात समझो, मनी फ्लो को एक तो आप नॉमिनल फ्लो कहते थे, तो रियल फ्लो और मनी फ्लो में फर्क क्या है? रियल फ्लो में एक तरह का बार्टर एक्सचेंज हो रहा है, गुड सर्विस के बदले में फैक्टर सर्विसेज जा रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जा रहे हैं, पैसों की बातें नहीं। मनी फ्लो में सिर्फ मनी का फ्लो हो रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट जा रही है और गुड सर्विस की पेमेंट जा रही है। तो रियल फ्लो ये बाहर वाला हो गया, मनी फ्लो हो गया अंदर वाला आपका। अगर दोनों फ्लो को मिला दो ना तो बनता है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल। अगर क्वेश्चन ऐसे आया कि 2 सेक्टर मॉडल में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझाओ, तो आप रियल फ्लो मनी फ्लो कंबाइंड बता दो, जैसा आपको नोट्स में दिया हुआ है। देखो बेटा, पहले बता दिया रियल फ्लो क्या होता है, जहां पैसों की बात नहीं होगी, फैक्टर सर्विस जाएंगी, गुड सर्विस आएंगी। मनी फ्लो में क्या होता है कि पैसों पैसों की बातें होती है, गुड सर्विस दी है तो उसकी पेमेंट करेंगे हाउस होल्ड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दी हाउस होल्ड ने तो फर्म पेमेंट करेंगे, फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये मनी फ्लो होता है। अगर दोनों को जोड़ दो तो आपका बनता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल, ये आप बना सकते हो।
अब रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंस क्या है दोस्तों? डिफरेंस ये है, जो रियल फ्लो होता है वहां पे गुड सर्विस और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो होता है, लेकिन जो मनी फ्लो होता है वो मनी का फ्लो होगा, सर्विस की बातें नहीं होगी, गुड्स की बातें नहीं। रियल फ्लो में एक तरह से बार्टर एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए डिफिकल्टी आ सकती है कितने गुड्स दें, कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दें। मनी फ्लो में मनी है तो वहां कोई डिफिकल्टी नहीं आती। रियल फ्लो को आप बोल सकते हो फिजिकल फ्लो और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो। सो दैट सिंपल, ये आपका था रियल फ्लो मनी फ्लो। तो अगर आपको पेपर में आता है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो आप बताओगे रियल फ्लो मनी। एक बात और समझना, हम जो सर्कुलर फ्लो कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टू सेक्टर मॉडल में, उसमें हाउस होल्ड है और फर्म है। हाउस होल्ड जो है वो है ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उनके पास है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्म की मदद कौन करेगा? हाउस होल्ड करेगा। हाउस होल्ड के बाद जो फर्म की बात करो तो फर्म गुड्स सर्विस प्रोड्यूस करके देगी किसको? हाउस होल्ड को। अब यहां पे कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल। जहां पर किसी कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिलेशन हो तो वो ओपन इकोनॉमी होती है। यहां पे सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म है, ये आपके बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी। पूछ सकते हैं क्या होता है क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी? तो हम पढ़ रहे हैं क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल, नॉट ओपन इकोनॉमी मॉडल। ये आपका हो गया रियल फ्लो मनी फ्लो। उसके बाद एक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। मेरी बात समझना ध्यान से। लीकेजेस क्या होती है कि अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कुछ ऐसे वेरिएबल हो जो इनकम के फ्लो को कम कर दें, श्रिंक कर दें, कॉन्ट्रैक्ट कर दें, रिड्यूस कर दें। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल मेरे पास है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप इनकम में से सेविंग्स करते हो, क्या करते हो? सेविंग्स। सेविंग्स आपकी इनकम को बढ़ाती नहीं है। सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज सेव्ड, आइडल पड़ा हुआ है, खर्च नहीं हो रहा, वो सेविंग है, इनकम को बढ़ाएगा नहीं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकम को बढ़ाएगी। तो इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन, जो वेरिएबल्स इनकम को बढ़ाते हैं वो इंजेक्शन होते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम को बढ़ाती है, सेविंग इनकम को रिड्यूस करती है, बढ़ाती नहीं, सिर्फ आइडल पड़ी रहती है सेविंग्स। उसके अलावा अगर मैं बात करूं थ्री सेक्टर में गवर्नमेंट को भी ले आऊं, तो गवर्नमेंट अगर खर्चा करेगी किस पे? पब्लिक पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बेटा बोला जाता है इंजेक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इनकम को बढ़ाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट टैक्सेस लेगी आपसे, आपकी इनकम में से आप टैक्स पे करोगे, आपकी इनकम कम हो जाएगी, बढ़ेगी थोड़ी। वो टैक्स लीकेज है, इनकम को कम करता है। गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है तो एक्सपेंडिचर करती है। हमारी इनकम में से या तो हम सेविंग करते हैं या हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बात करता हूं फोर सेक्टर मॉडल की, जहां एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातें होती हैं। अगर आप इंपोर्ट करोगे आपकी इनकम कम हो जाएगी, खर्चा हो जाएगा। अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी, ये इंजेक्शन है। तो इंपोर्ट लीकेज है, एक्सपोर्ट इंजेक्शन। अब ध्यान से देखो, सेविंग लीकेज इनकम को बढ़ाएगा नहीं, टैक्स लीकेज इनकम को बढ़ाएगा नहीं, इंपोर्ट लीकेज इनकम को बढ़ाएगा नहीं, इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन इनकम को बढ़ाएगी। गवर्नमेंट का खर्चा पब्लिक वेलफेयर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनकम को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा, इंजेक्शन। एक्सपोर्ट्स आपकी इनकम को बढ़ाते हैं, आप बेचोगे तो पैसे आएंगे, तो आपकी इंजेक्शन हुई। लीकेजेस और इंजेक्शन दोनों बराबर होनी चाहिए, तब होता है सर्कुलर फ्लो बैलेंस में। अगर इनकेस लीकेज ज्यादा हो गई, इंजेक्शन कम हो गई, तो सर्कुलर फ्लो नेगेटिव में होगा, डेफिसिट में होगा। अगर इंजेक्शन ज्यादा हुई, लीकेज कम हुई, तो सर्कुलर फ्लो सरप्लस में होगा। बैलेंस कब होगा? जब दोनों बराबर होंगे। अब यहां पर लिखा हुआ लीकेज इंजेक्शन होता क्या है? लीकेज ऐसे वेरिएबल है जो इनकम को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। लीकेज मतलब क्या होता है? कम हो जाना, विड्रॉल भी इसको आप बोल सकते हो। तो लीकेजेस से सर्कुलर फ्लो जो होता है वो रिड्यूस होता है। लीकेजेस रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम, लेकिन जो इंजेक्शन होती है वो इनकम को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। इंजेक्शन इंक्रीज द फ्लो ऑफ इनकम। अब एग्जांपल देखो, हम बात करें टू सेक्टर मॉडल की, जहां पे बैंक्स नहीं है। अब बैंक्स नहीं है तो सेव कहां करोगे? तो कोई लीकेज यहां पे नहीं हुई। अगर बैंक्स आ जाते हैं तो आप सेव भी करोगे, तो सेविंग्स हम तब दिखेंगे जब हमारे पास बैंक्स हैं। अगर हम बात करें थ्री सेक्टर की, गवर्नमेंट भी आ गई, तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स क्या है? लीकेज है।
अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होगा, तो इंपोर्ट क्या है? लीकेज है। तो सेविंग्स, टैक्सेस, इंपोर्ट्स, ये तीनों होती हैं बेटा जी लीकेजेस। और इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स, ये होती है इंजेक्शंस। तो सेविंग्स लीकेज है, इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन है, टैक्स लीकेज है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंजेक्शन है, इंपोर्ट लीकेज है, एक्सपोर्ट इंजेक्शन है। तो दोनों बराबर होने चाहिए, तब होगा सर्कुलर फ्लो बैलेंस में, इक्विलिब्रियम होगा कंट्री के अंदर। समझ में आ गया? तो ये था आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन शॉर्ट। आपको याद हो गया होगा ना रिवीजन मतलब क्या होता है, कि आपको याद दिलाना था, दिला दिया। अभी भी याद नहीं आया तो कब याद आएगा? अभी याद नहीं आया मतलब आपने पहले अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ, तो अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको रिवीजन से चीजें याद आती हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपको जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ टफ यहाँ पे नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखता नहीं इस चैप्टर के अंदर ज्यादा। हाँ, स्टॉक और फ्लो के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो ये है कि बताओ कि स्टॉक है या फ्लो है विद रीजन, लॉसेस, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता, इसलिए फ्लो होता है। बैंक डिपॉजिट, इस पे आपको इंटरेस्ट देगा बैंक, बैंक को पता होना चाहिए कब डिपॉजिट आए, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक है, तो स्टॉक फ्लो बताना है आपको, प्रोडक्शन क्या है, प्रॉफिट क्या है, ये सब स्टॉक फ्लो। इसको बहुत अच्छे से करना, इनमें से क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, इसको मत छोड़ना। ये आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन शॉर्ट। नेशनल इनकम में पहला चैप्टर ही होता है। आपको रिमाइंड हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, रिकैप हो गया होगा, बातें याद आ गई। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 आता है बेटा, वो आपका होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बाद बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, जहां हम बात करते हैं कि नेशनल इनकम बनेगी कैसे, उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है। आपको याद है फैक्टर इनकम को जोड़ के नेशनल इनकम आती है, वो फैक्टर इनकम क्या होती है, कंपोनेंट हुआ नेशनल इनकम, वो बताया जा रहा है। आपको याद है नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स की वैल्यू आती है, तो यहां बताया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में फाइनल गुड्स क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, इनको हम नहीं लेते नेशनल इनकम, इसको लेते हैं, फाइनल गुड्स को लेते हैं। इसके बाद ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, अपना एनएफआईए, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स इस चैप्टर में आपको सिखाए जाते हैं। ये चैप्टर सबसे आसान होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है। सबसे पहले बताया जाएगा आपको फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। आपको याद दिला देता हूं, फैक्टर इनकम वो इनकम थी जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करके रिसीव होती है। जैसे कि आपने लैंड की सर्विस दी, आपको रेंट मिला, आपने लेबर की सर्विस दी, आपको वेज मिले, फैक्टर इनकम, आपने कैपिटल लगाई, आपको इंटरेस्ट मिला, फैक्टर इनकम, आपने एंटरप्रेन्योर सर्विस दी, आपको प्रॉफिट मिला, फैक्टर इनकम। जहां भी आप सर्विसेज दे रहे हो और इनकम कमा रहे हो, अर्न्ड इनकम जो है वो फैक्टर इनकम। जहां भी आप कोई सर्विस नहीं देते, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इनकम मिल जाती है बिना सर्विसेज दिए, वन साइडेड इनकम, ओनली रिसिप्ट कंसेप्ट, कोई अर्निंग नहीं किया आपने, वो है ट्रांसफर इनकम। जैसे कि हम बोलते हैं ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, ग्रांट्स, चैरिटी, डोनेशन, गिफ्ट्स, ये सब क्या होता है बेटा, पॉकेट मनी, ये सब क्या है, ये ट्रांसफर इनकम है। इनको नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता, इनको नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता क्योंकि अर्नड कंसेप्ट नहीं है, प्रोडक्शन, गुड सर्विस का फ्लो नहीं बढ़ा, फैक्टर इनकम से गुड सर्विस का फ्लो बढ़ेगा। तो फैक्टर इनकम क्या है, बहुत सिंपल है, दीज इनकम आर दोज इनकम व्हिच आर रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। ट्रांसफर इनकम विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर सर्विसेज, दैट्स इट। ट्रांसफर इनकम जो होती है वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम किसी में भी नहीं आती, क्योंकि अर्निंग तो हुई नहीं, गुड सर्विस का फ्लो तो बढ़ा नहीं, सर्विस कोई बदले में आपने दी नहीं। लेकिन फैक्टर इनकम डोमेस्टिक इनकम हो या नेशनल इनकम हो, दोनों के अंदर इंक्लूड होती है। फैक्टर इनकम जो है वो अर्निंग कंसेप्ट है, आपने अर्न किया पैसा सर्विसेज देके। लेकिन जो ट्रांसफर इनकम है, वहां कोई आपने अर्न नहीं किया, सिर्फ रिसीव किया है बिना कुछ किए, इसलिए वो रिसिप्ट कंसेप्ट है, दैट्स इट, अर्न कंसेप्ट नहीं है। नेशनल इनकम हो या डोमेस्टिक इनकम, दोनों के अंदर फैक्टर इनकम को लिया जाता है, ये आप ध्यान रखें। फैक्टर इनकम रिसीव कौन करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड रिसीव करेगा रेंट, लेबर रिसीव करेगी वेजेस, तो फैक्टर इनकम आर रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ट्रांसफर इनकम आर रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड्स एंड गवर्नमेंट। हाउसहोल्ड को क्या मिलता है भाई, हाउसहोल्ड्स में आप बच्चे हैं, पॉकेट मनी मिलती है, गिफ्ट्स मिलते हैं, ओल्ड एज पेंशन मिलती है, गवर्नमेंट को क्या मिलता है, ग्रांट्स मिलते हैं, ये सब क्या है, ट्रांसफर इनकम है। तो ये चीजें हाउसहोल्ड को मिलती है, गवर्नमेंट को मिलती है।
एग्जाम्पल आपके सामने है फैक्टर इनकम के, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और ट्रांसफर इनकम के स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, पॉकेट मनी, डोनेशन, चैरिटी एटसेट्रा। ये टॉपिक आपका है फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। तो नेशनल इनकम हो या डोमेस्टिक इनकम हो, only factor incomes are included, that's it. So national income is sum total of factor incomes earned by normal resident of a country in an accounting year. Okay, आपको याद होना चाहिए। तो अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्टेटमेंट याद दिलाता हूं, फाइनल गुड्स इंक्लूड कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स बोथ। आपको पता है फाइनल गुड्स कंज्यूमर के लिए भी हो सकती है, फाइनल गुड्स प्रोड्यूसर के लिए भी हो सकती है। इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं वो ज्यादातर प्रोड्यूसर यूज करते हैं, इधर फॉर रीसेल या हम बोलते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन। आपको बहुत सारे कंसेप्ट इस टॉपिक में याद करने वाले होते हैं, अच्छे से रिवाइज करें इस टॉपिक को, बहुत काम आता है ये टॉपिक। फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स which are used either for consumption or for investment by producers. एग्जाम्पल देता हूं, हमारे घर में ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, एसी, टीवी, एलईडी, कार, ये सब क्या है? कंज्यूमर गुड्स हैं, और ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं। फाइनल ऐसे हम यूज करते हैं फॉर कंजम्पशन पर्पस। प्रोड्यूसर के पास मशीन है जिससे फर्दर प्रोडक्शन होता है, इक्विपमेंट्स है, टूल्स हैं, बिल्डिंग है, प्लांट है, वो भी फाइनल गुड्स है क्योंकि उससे और प्रोडक्शन होता है। वो रीसेल नहीं होती है, वो यूज होती है प्रोडक्शन में, वो भी फाइनल गुड है। तो फाइनल गुड दोनों के लिए हो सकती है, कंज्यूमर के लिए भी, प्रोड्यूसर के लिए भी। लेकिन इंटरमीडिएट आर दोज गुड्स which are used either for resale or for production, further production the same year. अगर किसी शोरूम वाले ने कार परचेज करी, जो कार का शोरूम है जिसका, उसने परचेज करी और कार को आगे बेचना है, तो वो कार इज नॉट फाइनल, वो इंटरमीडिएट है, रीसेल हो रही है। समझ में आ रहा है आपको? तो जो गुड्स रीसेल पर्पस से या फिर फॉर फर्दर प्रोडक्शन से रॉ मटेरियल इसलिए यूज होगा फर्दर प्रोडक्शन के लिए, वो क्या है? इंटरमीडिएट है। समझ में आ रहा है? आगे जाके और समझ में आएगा। फाइनल गुड्स जो है उनकी वैल्यू नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम दोनों में काउंट होती है। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम कहीं काउंट नहीं करते, माइनस कर देते। तो फाइनल गुड्स इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम, बट intermediate are not included in domestic nor included in national income. फाइनल गुड्स की डिमांड डायरेक्ट है, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम गुड्स खरीदते हैं, फाइनल वाली, ना कि इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड डिराइव्ड होती है। इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड क्यों की जाती है? किसी और गुड्स की डिमांड को पूरा करने के लिए, इसलिए बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड डिराइव्ड है। मेरे को टेबल बनानी है, मेरे को वुड चाहिए, तो टेबल तो फाइनल बनेगी ना, वो इंटरमीडिएट नहीं है, टेबल इज फाइनल, उसकी डिमांड डायरेक्ट है, टेबल सेटिस्फाई करेगी आपको, वुड नहीं। वुड की डिमांड क्यों कर रहे हैं? टेबल को बनाने के लिए। तो टेबल की डिमांड डायरेक्ट है, वुड की डिमांड है डिराइव्ड, क्योंकि इंटरमीडिएट है। वुड की डिमांड क्यों की जा रही है? टेबल की डिमांड। तो इंटरमीडिएट गुड की डिमांड क्या होती है? डिराइव्ड होती है, उनकी डिमांड डिपेंड होती है फाइनल गुड की डिमांड। फाइनल गुड्स तो तैयार है बनके, रेडी टू यूज है, उसमें और कोई वैल्यू ऐड नहीं होनी। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स में और वैल्यू ऐड होनी होती है क्योंकि अभी वो तैयार नहीं हुई है। वैल्यू इज येट टू बी एडेड। फाइनल गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुकी होती है, इंटरमीडिएट गुड्स में प्रोडक्शन अभी हो रहा है, दे आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आया दोस्तों? एग्जांपल दे रहा है, अगर मिल्क परचेज कर रहा है हाउस होल्ड, फाइनल है। अगर मिल्क परचेज कर रहा है डेयरी शॉप वाला, स्वीट शॉप वाला, स्वीट्स बनाने के लिए, तो इंटरमीडिएट है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा है। समझ में आया? तो ये था आपका फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। इस टॉपिक को और डिटेल में समझते हैं दोस्तों। फाइनल गुड्स को आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। मेरी बात समझना, कंजम्पशन गुड्स, क्या आपके घर के अंदर फाइनल गुड्स नहीं है? आपके घर में टीवी है, एसी है, एलईडी है, सब कुछ है, ये सब क्या है? फाइनल, आप कंज्यूम करते हैं उस चीज। क्या प्रोड्यूसर के पास फाइनल गुड्स नहीं है? मशीन है, इक्विपमेंट्स है, टूल्स है, प्लांट है, बिल्डिंग है, ये सब क्या है? फाइनल गुड्स। तो प्रोड्यूसर को
हम बोलते हैं प्रोड्यूसर के पास जो कैपिटल गुड्स होती हैं वो फाइनल है, लेकिन जो गुड्स प्रोड्यूसर वन टाइम यूज करता है जैसे कि रॉ मटेरियल, वो फाइनल नहीं होता, वो इंटरमीडिएट होता है। इसलिए लिखा गया यहाँ पे कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स में दो गुड्स आती हैं, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स। ये ध्यान रखें, इंटरमीडिएट गुड्स सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड है, वो फाइनल नहीं है, उनसे फर्दर प्रोडक्शन होगा, वो खत्म हो जाएंगी। कंजम्पशन गुड्स यानी कि जो गुड्स कंज्यूमर यूज करता है अपने वांट सेटिस्फाई करने के लिए, उसमें चार टाइप आते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स क्या है? जिनकी लाइफ एक साल से ज्यादा है, एसी, टीवी, एलईडी, सब क्या है ड्यूरेबल। कुछ गुड्स ऐसे इनकी लाइफ एक साल तक होती है, क्रॉकरी, शूज, क्लोथ्स, ये क्या है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। कुछ ऐसे गुड्स हैं यूज किया और खत्म, ईटेबल आइटम्स, मिल्क, फूड, ब्रेड, बटर, जैम, ये क्या है नॉन ड्यूरेबल। कंज्यूमर सर्विस भी कंज्यूम करता है, एजुकेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब क्या है सर्विसेज। तो कंजम्पशन गुड्स में चार टाइप है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। सर्विसेज को बोलते हैं इंटेंजिबल, क्योंकि सर्विसेज कांट बी टच्ड एंड सीन, बट गुड्स कैन बी टच्ड एंड सीन। तो गुड्स को हम, कंजम्पशन गुड्स को हम चार टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विस। आगे समझो। उसके बाद प्रोड्यूसर गुड्स, मेरी बात समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। प्रोड्यूसर गुड्स जो है ना, वो दो तरह की होती है। एक तो होती है बेटा सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। कौन सी? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। एक होती है ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। जो ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड है ना दोस्तों, वो होती है कैपिटल गुड्स, वो होती है कैपिटल गुड्स। मेरी बात समझना, इसको आप नहीं बोलोगे फाइनल, इसको बोलोगे आप फाइनल, क्योंकि सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स तो यूज करेंगे और खत्म हो जाएगी, फाइनल थोड़ी हुई। तो प्रोड्यूसर गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, सिंगल यूज और कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में क्या आता है, ध्यान से सुनना। तो बेटा सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या है? इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल। प्रोड्यूसर क्या यूज करता है प्रोडक्शन फर्दर करने के लिए? कोल। उसके अलावा कोल के बाद बेटा लिखा है दे आर नॉट कैपिटल गुड्स एज दे कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज इन फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस। मेरी बात समझना, जो गुड्स बार बार आप रिपीट कर सकते हो फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जैसे कि मशीन, इक्विपमेंट्स, टूल्स, वो इंटरमीडिएट नहीं होती, वो होती है कैपिटल गुड्स। लेकिन जिन गुड्स को आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते, जैसे कि कोल यूज करेंगे खत्म हो जाएगा, फ्यूल यूज करेंगे खत्म हो जाएगा, रॉ मटेरियल यूज करेंगे खत्म हो जाएगा, वो गुड्स होती हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। आगे समझ। उसके बाद कैपिटल गुड्स क्या होती है, सुनो ध्यान से। कैपिटल गुड्स में क्या है? इट इंक्लूड्स फिक्स्ड एसेट लाइक प्लांट, मशीनरी विच कैन बी रिपीटेडली यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। बच्चों को कंफ्यूजन पता है क्या होती है? सर फर्दर प्रोडक्शन में मशीन भी यूज होती है, फर्दर प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल भी यूज होता है। हम मशीन को क्यों नहीं बोलते इंटरमीडिएट? बेटा मशीन जो है वो रिपीटेडली बार बार यूज होती है फर्दर प्रोडक्शन में, वो इंटरमीडिएट कैसे हो सकती है? मशीन इंटरमीडिएट सिर्फ तब होगी जब मशीन को रीसेल पर्पस से परचेज किया जाएगा। मेरी बात समझना, मशीन के यूज पे डिपेंड करता है कि वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है। अगर मशीन आप लोग हाउस होल्ड यूज कर रहे हो तो फाइनल है, अगर मशीन एक शोरूम वाला परचेज कर रहा है, डीलर है जो मशीन को आगे बेचता है, वो इंटरमीडिएट हो गया। तो मशीन सिर्फ तब होती है इंटरमीडिएट जब वो रीसेल पर्पस से परचेज की। अगर मशीन को प्रोड्यूसर यूज करे, बार बार यूज करे, रिपीटेडली यूज करे, तो वो कैपिटल गुड्स है, फाइनल है। समझ में आया? इन दोनों गुड्स की वजह से एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट बनती है कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड के अंदर तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड भी आ रही है, बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि कैपिटल गुड्स हाउस होल्ड यूज करते नहीं। कैपिटल गुड्स में क्या है? मशीन, इक्विपमेंट, टूल, इनका यूज कौन करता है? प्रोड्यूसर। तो कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड्स हो सकती हैं सारी, लेकिन सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होती, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी आती हैं। ये स्टेटमेंट आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल गुड्स जो है वो वाली फाइनल गुड्स है जो प्रोडक्शन में हेल्प करती है, अदर प्रोडक्शन बनाने के लिए। लेकिन प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट इसके एग्जांपल है, लेकिन ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर तो रॉ मटेरियल भी तो आ रहा है, उसे कैपिटल गुड्स कैसे बोल दोगे? इट कैन बी सेड दैट ऑल कैपिटल गुड्स
आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद आपके सामने आता है बेटा डिफरेंस। किसका डिफरेंस? कंजम्पशन गुड्स का और कैपिटल गुड्स का। बहुत सिंपल है, कंजम्पशन गुड्स वो हैं जो कंज्यूम की जाती है, किस लिए? अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के डायरेक्टली। कंजम्पशन गुड्स आपके वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं। कैपिटल गुड्स इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं। कैसे? कैपिटल गुड्स से बनती है कंज्यूमर गुड्स। अगर कैपिटल गुड्स ना होती तो कंज्यूमर गुड्स कैसे बनती? तो कैपिटल गुड्स भी हमारे वांट को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली। कंजम्पशन गुड जो हम घर में यूज करते हैं, हाउस होल्ड यूज करते हैं, उसमें कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होती, वो हाउस होल्ड पर्पज से बनाई गई है। लेकिन जो कैपिटल गुड्स हैं उनके अंदर है प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो कंजम्पशन गुड्स हैं उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ भी कम होती है, जो कैपिटल गुड्स हैं उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ ज्यादा होती है। कमर्शियल यूज वाले गुड्स की लाइफ देखा होगा आपने, ज्यादा होती है। ये डिफरेंस है कंजम्पशन गुड्स का और कैपिटल गुड्स का। एक बात और है, कंजम्पशन गुड्स कौन यूज करता है? हाउस होल्ड्स। कैपिटल गुड्स कौन यूज करता है? प्रोड्यूसर्स यानी कि फर्म्स। ये भी आपको याद रखना है। तो ये टॉपिक जो है इनका यूज क्या है? इन टॉपिक का यूज आगे आने वाले बहुत सारे टॉपिक में होता है, तो इन टॉपिक्स को हल्के में ना लें, ध्यान से रिवाइज करें। अब एक बात बताता हूं आपको, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन का क्या कंसेप्ट है। एक मेरी बात समझना, सबसे पहली बात समझना कि इन्वेस्टमेंट को आप कैसे डिफाइन करते हो दोस्तों। इन्वेस्टमेंट को आप कैसे डिफाइन करते हो? इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो और इनकम जनरेट करके देगा। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन दोज कैपिटल गुड्स विच जनरेट फर्दर इनकम। अगर मैंने घर के पर्पज से गाड़ी ली, उसे मैं यूज कर रहा हूं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर मैंने किसी प्रोडक्शन पर्पज से कार परचेज की है, वो मेरी इनकम जनरेट करके देगी मुझे, वो इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है बेटा? इन्वेस्टमेंट वो होती है जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज की जाए, या इन्वेस्टमेंट वो होती है जो और इनकम जनरेट करके। इन्वेस्टमेंट वो नहीं होती जो आपने घर में यूज करी। तो इन्वेस्टमेंट को मैं यहां दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब हम बात करते हैं टोटल वैल्यू, या हम बोलते हैं कि हमने आज एसेट परचेज की मार्केट प्राइस पे, आज उसकी वैल्यू जो है वो ग्रॉस वैल्यू है, अभी यूज नहीं किया उसको हमने। जब हम उस एसेट को यूज कर लेंगे, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम उस एसेट की वैल्यू कम भी हो जाएगी, वो डेप्रिसिएशन होगा। उस डेप्रिसिएशन के लगने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो होगी नेट इन्वेस्टमेंट। तो क्या फर्क हुआ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है वो टोटल एडिशन मेड टू कैपिटल गुड्स, जो आज टोटल वैल्यू है गुड्स की, वो ग्रॉस वैल्यू है। बट नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो डेप्रिसिएशन क्या है? फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? टोटल एडिशन मेड टू कैपिटल स्टॉक इन द इकोनॉमी। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? द एक्चुअल एडिशन। फर्क देखो आप, यहां पे है टोटल एडिशन, यहां पे है एक्चुअल एडिशन। एक्चुअल का मतलब क्या है कि टोटल वैल्यू में से जब आप डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो जो वैल्यू आती है वो नेट होती है, एक्चुअल बोलते हैं। तो एक्चुअल वर्ड यूज कब होगा? जब नेट इन्वेस्टमेंट की बात होगी। ध्यान रखना, आज हमने 10 लाख की मशीन खरीदी, उस पे 10% डेप्रिसिएशन, एक साल का 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया, अब मशीन के लिए 9 लाख रुपए बचे। तो 10 लाख था ग्रॉस, 9 लाख है नेट, 1 लाख क्या है? डेप्रिसिएशन। सिंपल है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो बचती है नेट इन्वेस्टमेंट। अब आपको नहीं पता कि डेप्रिसिएशन को और क्या बोल सकते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे जो चैप्टर नंबर 4 में आएंगे या 3 में आएंगे। तो डेप्रिसिएशन को एक और नाम से जानते हैं हम, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल को यूज करते करते उस फिक्स कैपिटल की वैल्यू कम हो जाती है, टूट फूट भी होती है, घिसती भी है मशीन, टाइम भी बीत जाता है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, तो डिप्रेशन लगता है फिक्स एसेट पे। वो है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। उसके अलावा कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सब डेप्रिसिएशन के ही तो नाम है। तो डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर। टूट फूट होगी, मशीन यूज होगी, तो पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ चीज की वैल्यू कम होती है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। आज जो आप मशीन यूज कर रहे हो, कल
कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, उससे आपकी मशीन की टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई तो उसकी वैल्यू कम हो गई, वो भी डेप्रिसिएशन, उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। डेप्रिसिएशन के 3 नाम हमारे पास हैं, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के बाद रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, ये नाम याद रखें। और डेप्रिसिएशन के अगर आपसे रीजन पूछते हैं एग्जाम में तो नॉर्मल वियर एंड टियर, टूट फूट, मशीन का घिसना, टाइम के साथ साथ मशीन की वैल्यू कम होगी, या टेक्नोलॉजी बदल गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी होगी, वो भी डेप्रिसिएशन है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो ग्रॉस ग्रॉस में से आपने डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो आपको मिला बेटा जी नेट। और अगर आपको ग्रॉस वैल्यू चाहिए तो आप नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन प्लस कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा ग्रॉस। ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, आगे काम आएगा। अब चीज आती है दूसरी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट। टैक्स क्या होता है? टैक्स होता है बेटा लीगल कंपल्सरी पेमेंट imposed by government, legal compulsory payment imposed by government on consumption of goods and services या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट लगाती है, किस पे? हाउसहोल्ड्स पे, कुछ प्रोड्यूसर्स पे लगाती है। कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करने होते हैं, कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को जाते हैं। तो टैक्स समझ में आया, लीगल कंपल्सरी पेमेंट है जो आपने गवर्नमेंट को पे करनी है विदाउट एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न, बदले में कुछ डायरेक्टली आपको नहीं मिलने वाला, लीगल पेमेंट है, देनी पड़ेगी। तो टैक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स है जो आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो। जो टैक्सेस गवर्नमेंट प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विस पे लगाती है, या हम बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ गुड्स सर्विस पे लगाती है, जितने भी टैक्स गुड्स और सर्विस पे लगते हैं ना, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जो आप गवर्नमेंट को पे तो करोगे लेकिन इनडायरेक्टली वो टैक्सेस शिफ्ट होते जाएंगे। बर्डन एंड लायबिलिटी टू पे द टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स, ऐसे टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि बेटा सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, जीएसटी। ये सारे टैक्सेस कौन से टैक्सेस हैं? जो प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विस या कंजम्पशन ऑफ गुड सर्विस पे लग रहे हैं, और ये गवर्नमेंट को पे तो होते हैं लेकिन इनडायरेक्टली इनको हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है मान लो प्रोड्यूसर के ऊपर। कभी कभी क्या होता है, प्रोड्यूसर को सब्सिडी मिल जाती है। मान लो एक प्रोड्यूसर पे 1 लाख का टैक्स लगा, जीएसटी, उसको 10,000 की सब्सिडी मिल गई, तो उसको कितना पे करना पड़ा गवर्नमेंट को? 90,000। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना पे करना पड़ा? 90,000। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जब आप इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस कर देते हैं दोस्तों सब्सिडीज को, तो आपके पास जो बचता है वो बचता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? Indirect tax refers to those tax which are imposed by government on production and sale of goods and services, जैसे कि सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। सब्सिडीज क्या है? सब्सिडीज होती है फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द एंटरप्राइज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को घटा दें तो क्या बचेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये आपका दूसरा फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, काम आएगा आगे। इसके बाद एक चीज हमारे पास आती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब मेरी बात समझना, आप सबको पता है बेटा फैक्टर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम वो होती है जो आपने फैक्टर सर्विसेज देके अर्न की है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, आपको पता है। अगर मैं ये बोलूं कि आपने सर्विसेज जो दी हैं वो आउटसाइड द कंट्री दी है, अब्रॉड में दी है, तो अब्रॉड से पैसे नहीं आ सकते क्या? आएंगे। अगर आपने किसी अब्रॉड कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट किया, सबको इंटरेस्ट आ रहा है, समझ आ रहा है? आपने लेबर दी, लेबर सर्विसेज दी, आपको वेजेस मिलेंगे वहां से। तो आप अपनी फैक्टर सर्विसेज को अब्रॉड में अगर दे रहे हो तो पेमेंट अब्रॉड से आ रही है तो फैक्टर इनकम, क्योंकि सर्विसेज दी है, पर आ कहां से रही है? अब्रॉड से। तो क्या बोलूंगा उसको मैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपने अब्रॉड में लैंड परचेज किया है और उसको रेंट पे दे दिया, वहां से आपको रेंट मिल रहा है,
रेंट क्या है? फैक्टर इनकम। कहां से आ रहा है? अब्रॉड से। क्या हुआ? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कभी कभी क्या होता है कि अब्रॉड वाले लोग भी आपकी कंट्री में फैक्टर सर्विस देते हैं, तो आप उनको पे करते हो, फैक्टर पेमेंट बोलते हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बोलते हैं। तो फैक्टर इनकम अब्रॉड फ्रॉम से भी हो सकता है और फैक्टर इनकम पे भी कर सकते हैं अब्रॉड में, टू अब्रॉड भी हो सकता है। अगर मैं ये बोलूं मैंने कितना कमाया अब्रॉड से, तो मैं क्या देखूंगा कि मैंने कितना अब्रॉड से कमाया और कितना अब्रॉड को दिया, यानी कि कितनी फैक्टर इनकम मैंने अब्रॉड से कमाई और कितनी फैक्टर इनकम मैंने अब्रॉड को दी, उसे बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे निकालते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड इज इक्वल टू एनएफआईए। तो एनएफआईए क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर सेम एज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या होता है? जो आपने इनकम अर्न करी है, नॉर्मल रेजिडेंट ने जो इनकम अर्न करी है अब्रॉड से इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, नोन एज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यही इनकम अगर आपने बाहर दी है तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एनएफआई। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? डोमेस्टिक इनकम जो आपने कैलकुलेट की होगी उसमें सिर्फ आपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर वाली फैक्टर इनकम प्लस की होगी। यस और नो? यस सर। अगर आप डोमेस्टिक इनकम में अब्रॉड की फैक्टर इनकम जो आपने नेट अर्न की है वो भी ऐड कर दो तो आपकी नेशनल इनकम बन जाती है। डोमेस्टिक इनकम में अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दें, जितना आपने बाहर से कमाया माइनस जितना आपने बाहर दिया, आपने नेट कितना कमाया वो आपको ऐड करना है, इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। तो एनएफआईए की इंपॉर्टेंस क्या हुई कि एनएफआईए डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को डिफरेंशिएट कर। एनएफआईए की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो तीनों हो सकती है, इंपॉर्टेंट है। अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कम है, तो आप प्लस में हो, पॉजिटिव होगी एनएफआईए। अगर आपकी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा है, फ्रॉम कम है, तो एनएफआईए नेगेटिव होगी। अगर जितना बाहर से कमाया उतना ही बाहर दिया, फैक्टर इनकम फ्रॉम और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दोनों बराबर है, तो एनएफआईए जीरो हो सकता है, तीनों हो सकता है एनएफआईए। तो अगर क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया होता तो उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना। नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज मतलब वेजेस एंड सैलरीज होता है। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी कि रेंट, एंटरप्रेन्योर मतलब प्रॉफिट मिल रहा है अब्रॉड से, ये भी एनएफआई का कंपोनेंट है। नेट रिटेन अर्निंग्स यानी कॉर्पोरेट सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं इसको। ये तीनों कंपोनेंट एनएफआईए के होते हैं। एनएफआईए नहीं दिया हुआ, इन तीनों को प्लस करके एनएफआईए निकल सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना, न्यूमेरिकल में बहुत जगह काम आ सकता है। समझ में आया दोस्तों? तो आई होप आपको सारा कंसेप्ट फिर से रिवाइज हो रहा होगा। यस और नो? जो आपने पहले पढ़ा था वो आपको सारा रिमाइंड हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, फिर आप रिवीजन क्लास में रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपके सामने आती है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। इस टॉपिक को मैंने पहले भी अच्छे से कराया था, ध्यान से कराया था। ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक टेरिटरी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ते हैं इस टॉपिक को। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है बेटा? जर्नल इन कॉमन लैंग्वेज क्या होता है कि आपकी कंट्री के जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है, बाउंड्री है, बॉर्डर है, वो टेरिटरी होता है। पर नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए हम डोमेस्टिक टेरिटरी को वाइडर सेंस में पढ़ते हैं बेटा, कि क्या होता है टेरिटरी। आपकी कंट्री के अंदर जो भी बॉडीज आती हैं, आपकी टेरिटरी के अंदर जो भी कॉर्पोरेट ऑफिस आते हैं, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है, वो सब टेरिटरी का पार्ट होती है या नहीं होती, आपको बताया जाए। तो ध्यान से सुनना है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। इन जनरल मैंने क्या बताया आपको, डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन नेशनल इनकम अकाउंटिंग में वाइडर सेंस में क्या होता है टेरिटरी, ध्यान से सुनना। जितनी भी शिप्स और एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर है और वो मूव होते हैं डेली बेसिस पे बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, तो क्या वो उनकी टेरिटरी के हो गए? ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया अगर है, जो भी शिप्स और एयरक्राफ्ट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली। एयर एशिया, एयर इंडिया के प्लेन्स हैं,
दिल्ली सिंगापुर जा रहे हैं, आ रहे हैं, ओन्ड ऑपरेटेड बाय इंडियंस एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, सिंपल। उसके अलावा फिशिंग वेसल्स, जिस बोट पे, शिप्स पे, वेसल उसे कहते हैं जहां पे जिससे फिशिंग की जाती है, अगर वो बोट या शिप जो है वो इंटरनेशनल वाटर बॉडीज में मूव हो रही है बिटवीन वन कंट्री टू अदर कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी को क्रॉस कर लेती है, फिर भी इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर वो ओन्ड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट है। उसके अलावा नेचुरल गैस या ऑयल की पाइपलाइन रिग्स जो होती हैं, फ्लोटिंग जो होती हैं, मूव हो जाती हैं बिटवीन टू कंट्रीज, तो भी इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर कोई इंडियन एम्बेसी या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इंडिया की, या फिर हम बोलते हैं डिप्लोमेटिक ऑफिसेस, कॉन्सुलेट ऑफिसेस, किसी भी कंट्री में इंडिया के, इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडियन एम्बेसी रशिया में क्यों ना हो, इंडियन एम्बेसी यूएसए में क्यों ना हो, इज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉट अ पार्ट ऑफ यूएसए टेरिटरी। एम्बेसी, कॉन्सुलेट मतलब डिप्लोमेटिक ऑफिस, और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, इसको भूलना मत, ये कहीं भी हो, पूरे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या नहीं आता यार, जो भी हमारी टेरिटरी के उस तरफ है, चाहे पाकिस्तान में, चाहे चाइना में, कहीं भी है, तो उनकी टेरिटरी का हुआ, लेकिन जो उनकी टेरिटरी में है, उनकी जगह में आता है, फिर भी हम मानते हैं इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, वो क्या है, सेम। एम्बेसी बोल दिया हमने, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री बोल दिया हमने, ये सब किसी भी कंट्री में हो, पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन ऐसे ही उन कंट्री के ऑफिसेस, एम्बेसी, डिप्लोमेटिक ऑफिस की बात कर रहा हूं, अगर इंडिया में इज अ पार्ट ऑफ उनकी टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी का पार्ट वो नहीं है, तो एम्बेसी दूसरी कंट्री की, कॉन्सुलेट के ऑफिस दूसरी कंट्री के, दूसरी कंट्री के मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अगर इंडिया में, नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ located within the geographical boundaries of a country is not a part of domestic territory of India। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा, ये डोमेस्टिक टेरिटरी के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, जब पार्ट ऑफ टेरिटरी और नॉट ऐसा पूछ लेते हैं, रीजन सब बताना होता है आपको, तो ये टॉपिक ध्यान से करना। इस चैप्टर में कुछ मुश्किल तो मेरे को नहीं लगता, ना आपको लगता होगा, ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बस काम आते हैं न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में। तो चैप्टर नंबर 1 था आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, चैप्टर नंबर 2 था आपका बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। इन टॉपिक को ध्यान से कर लो, अच्छे से कर लो, बहुत काम आएंगे। ये आपका क्लास 1 में आपको समझ में आ गया। तो आज हमने थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम में पार्ट 1 की रिवीजन में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 दोनों रिवाइज करेंगे। अब पार्ट नंबर 2 एक क्लास और लूंगा, रिवीजन खत्म करूंगा नेशनल इनकम की। उसमें आप क्या पढ़ोगे, बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी सब पढ़ेंगे। उसके बाद नेशनल इनकम को कैसे निकालते हैं, इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से, वो सब रिवाइज करूंगा। ध्यान से करेंगे पार्ट नंबर 2 को। पार्ट 1 क्लास को अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो नेशनल इनकम को। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।